अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, हाजिर हैं आज के हस्बे हाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और आपको बहुत अजीज बहुत प्यारे अजीजी। आज के शो में सबसे पहले हम बात करेंगे तालीम के सुकड़ते हुए बजट पर। ओए होए 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 जुनैद, मैंने जब बजट पढ़ा है ना तो उसके बाद मैंने मुहद्दब अदसे के साथ पढ़ना शुरू किया है। फिर कहीं जाके मुझे एक जगह पे छोटा सा तालीम का बजट लिखा हुआ नजर आया। यार वो तो बिल्कुल ही दिखा ये रह गया। उस वक्त से मेरे जहन में ये फंसा हुआ है कि वो क्या हुक्म था, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की अहमियत तो एक फिक्रे में बता दी थी, तो हमने तो तालीम की अहमियत को सुकेड़ के रख दी है। बिल्कुल। आज हम तालीमी तरक्की के हवाले से दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ, और हम ये भूल जाते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम था, फ्री एजुकेशन सिस्टम, उसका जो तसव्वुर था या उसकी जो बुनियाद थी वो सबसे पहले हमारे दीन ने हमें दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था। बिल्कुल मुफ्त तालीम का जो तसव्वुर था वो मदीना मुनव्वरा में ये फरीजा खुद सर अंजाम देते थे और दूसरे शहरों में मुअल्लिमीन को भेजा जाता था। और जाहिर है कि इब्तदाई तौर पर तो ये काम मसाजिद में होता था, लेकिन फिर जब मस्जिदों में जगह कम पड़ गई थी तो फिर अलग इदारे वजूद में आए थे जिनको कुताब कहा जाता था। और फिर यही कुताब जो थे ये स्कूल, कॉलेजेस और कई केसेस में यूनिवर्सिटियों तक तरक्की करते चले गए थे और इनमें तमाम सहूलतें हासिल थीं जो आज तहजीब याफ्ता दौर में हमें नज़र आती हैं। बोर्डिंग लॉजिंग की और तालीमी इदारों में यानी उनको मुफ्त किताबें, रिहाइश और दीगर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इन इदारों में भी ये तमाम सहूलियात जो थी वो बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाया करती थी। नहीं, उसके बाद तो वैसे नेरा ही शुरू हो गया था। उसके बाद भी एक अरसे तक मुसलमानों में इल्म दोस्ती मौजूद रही थी, इल्म की अहमियत से वो आगाह थे। अमीर तैमूर का तुमने नाम सुना होगा, सेंट्रल एशियन रूलर था समरकंद और बुखारा में। वो बहुत जालिम आदमी था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में इल्म दोस्ती का जज्बा पैदा किया हुआ था। उसने ये हुक्म दिया था कि जिस मुल्क में भी जाओ यानी इलाका फतह करो, वहां पे जो मर्जी करो, लेकिन उस मुल्क में जो इल्म जानने वाले लोग हैं, आलिम हैं, दानिश्वर हैं, अतालीक हैं, उस्ताद हैं, उनको इज्जत और एहतराम से समरकंद ले आओ और उनको फिर भारी मुआवजा देकर उनको इल्म फैलाने की, इल्म की रोशनी फैलाने के काम पर मामूर किया। और इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि 20-22 सालों के दौरान समरकंद और बुखारा जो थे वो सनत व हरफत और इल्म और अदब के हवाले से पूरी दुनिया में इस इलाके का डंका बजने लगा था। यार तुमने वो फिल्म नहीं देखी लॉयन ऑफ डेजर्ट? उसमें जब अतालवी फौज उमर मुख्तार को गिरफ्तार करती है और उसको बेड़ियों समेत अतालवी जर्नैल के सामने पेश किया जाता है, तो वो जर्नैल उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी बेड़ियां खोल दूंगा, पहले अपने मुतालबात पेश करो। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे स्कूल बंद किए हैं वो खोल दो, मेरी और मेरी कौम की बेड़ियां खुद ब खुद खुल जाएंगी। वाह 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 यार, बड़ा अक्लमंद आदमी था ये तो, अजीजी था बिल्कुल। अजीजी साहब, लेकिन सर हमारे मुल्क में तो कायदे आज़म के बाद से तालीम कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। हाँ, हमारे यहाँ तो एक बहुत मशहूर बात है ना कि हमारा जो वजीर तालीम होता है वो हमेशा जेर तालीम होता है और वोट की वाव लगने से वो वजीर तालीम बनता है। और आज भी आलम यही है कि हमारे हर हुक्मरान ने तालीम के हवाले से अपना एक खास माइंडसेट बना लिया है कि ब्यूरोक्रेट्स और मुशीर हमारे हुक्मरानों को और ख़ास तौर पर उन हुक्मरानों को जो कुछ करना चाहते हैं उनको एक ख़ास लाइन पे लगा देते हैं, उनको स्कीम्स और प्रोग्राम्स बना बना के दे देते हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो और सलाहियतें उस पर मरकूज होकर रह जाती हैं। तालीम के शोबे पर इस माइंडसेट का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इसी शोबे में कभी कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स, कभी पायलट स्कूल्स और अब दानिश स्कूल्स की एक नई स्कीम सामने आ गई है। अब देखो, जब सरकारी भर्तियों पर पाबंदी लगा दी जाती है और वो कई कई साल तक जारी रहती है, उसमें असातिज़ा की भर्ती पर पाबंदी लगा दी जाती है। पहली बात तो मुझे असातिज़ा के साथ भर्ती का लफ्ज बोलते हुए शर्म महसूस होती है कि मुअल्लिम को हम भर्ती इस तरह कहते हैं जैसे आपने कोई मामूली सा क्लर्क भर्ती करना है। बिलदार भर्ती होना है जैसे। यानी इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने कई कई बरस तक अपनी नई नस्ल को असातिज़ा की नेमत से महरूम कर दिया है। आप इन स्कीम्स और नए तालीमी प्रोजेक्ट्स पे अरबों रुपया खर्च करते रहे, जितने मर्जी नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते रहे, हमारा तालीमी तरक्की का ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता
जब तक कि हम अपने सरकारी स्कूलों की हालत जार बेहतर नहीं करेंगे और वहां पर अपनी तमाम सहूलियात से आरास्ता नहीं उन स्कूलों को करेंगे। यार बहुत बहुत बड़े हाई स्कूलों में सिर्फ एक ही पंखा होता है और वो हेडमास्टर के कमरे में होता है, और हेडमास्टर एक साइड पे बैठा होता है, साथ उसने अपना लेला नवा के बांधा होता है। और वाशरूम तुम इन स्कूलों के देख लो, वैसे तो उन्हें वाशरूम कहना ही बेवकूफी है, उनको रूढ़ी रूम कह सकते हो तुम, जो उनकी हालत होती है। वाशरूम भी उनको पता है क्यों कहते हैं? क्यों? इतना को उधर गंद और बदबू होती है कि जमादार उधर जाए ना तो वो इस्तीफा दे देता है। तो कहता भाई जिस काम का कर खीर ये है तो खुदा भाई मैं जा रहा हूं। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि हमारी तालीमी तरक्की का ख्वाब उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारे जो हुक्मरान है, खास तौर पर जो वजीर तालीम है, वो अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। लो, जिस तरह की सरकारी स्कूलों की हालत है, तुम वजीर तालीम की बात करते हो, जुनैद सलीम अपने बच्चे ना उधर दाखिल कराए। अजीज साहब आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, मैं तुम्हें इन स्कूलों का नक्शा सुना दूं तो तुम्हारी हंसी ना रुके। मास्टर ने गोडियों तक अपनी सलवार खींची होती है, कुर्सी पे वो बेचारा लेटा होता है और सिर चसवा रहा होता है, मॉनिटर उसकी टांगे दबा रहा होता है। स्टूडेंटों को पास होने के लिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता जितनी घर से लस्सी लानी पड़ती है। ये प्राइवेट स्कूलों के बच्चे तो पिकनिक पे जाते हैं ना, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे छप्पड़ पे जाते हैं। ये प्राइवेट बच्चे तो पिकनिक पे जाके तस्वीरें खींचते हैं ना, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे छप्पड़ में से डड्डू खींचते हैं। और इनमें मुकाबला यही हो रहा होता है, मेरा डड्डू बड़ा है, मेरा डड्डू बड़ा है, मेरा डड्डू बड़ा है। दूसरी क्लास किकर के दरख्त के नीचे होती है, अच्छा। 5वीं क्लास टाली के दरख्त के नीचे होती है, और 10वीं क्लास बोर्ड के नीचे होती है। और दरख्तों के ऊपर कब्बे बैठे ऊपर से SMS कर रहे होते हैं। जो जो सूरज ऊपर जाता है क्लासों की पोजीशन बदल रही होती है। स्कूल ऐसे सूरज से छुप रहा होता है जैसे सूरज नहीं, वो कोई सेक्रेटरी एजुकेशन है। वैसे मुझे साइंस की क्लास बहुत पसंद थी। अच्छा, तो मैं साइंसदान क्यों नहीं बना? नहीं, साइंस मजमून नहीं था पसंद, साइंस की क्लास बड़ी पसंद थी। वो क्यों? वो शतूत के नीचे होती थी, बहुत मजा आता था, ऊपर से शतूत गिरते रहते थे, हम कुकड़ों की तरह चुगते रहते। फिर तो तुम साइंस में फेल ही हुए होगे। नहीं, फेल में कोई शतूतों की वजह से नहीं था हुआ, वो प्रैक्टिकल की वजह से हो गया। वो कैसे? वो प्रैक्टिकल वाला टीचर मुझे मेंढक की टांगे दिखा के कहता है बताओ इस जानवर का क्या नाम है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। कहता है फेल हो गए हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मैंने नहीं बताना, मेरी टांगे देख के खुद ही लिख ले। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस फिर उसने प्रैक्टिकल छोड़ दिया और मुझे प्रैक्टिकली लमिया पा लिया। अजीजी साहब, आज अजीजी एल्बम में किन किन की तस्वीर है? लो जी, पेशे खिदमत है तस्वीर शुएब मलिक की, इंडिया की तरफ से 2020 खेलते हुए। वाओ, इंडिया की तरफ से। टेनिस शुरू कर दी सानिया मिर्जा के। ध्यान से। माय गॉड, ये कौन सा है? क्या कॉम्बिनेशन है टेनिस और क्रिकेट का। तस्वीर पेशे खिदमत है रहमान मलिक साहब कराची में टारगेट किलिंग खत्म होने का ऐलान करते हुए। ओ आए रोज रहमान मलिक साहब ऐलान करते हैं कि जी खत्म हो गई, खत्म हो गई, फिर यही खेल शुरू हो जाता है। और परफॉर्मेंस भी शानदार है। लो जी, अब तस्वीर पेशे खिदमत है जनाब परवेज मुशर्रफ साहब अपनी सियासी पार्टी का मंशूर लिखते हुए। लेट्स सी, ये क्या कर रहे हैं? हम हैं
ये क्या कर रहे हैं जनरल साहब? अच्छा, जनरल साहब को यकीन नहीं है कि उनके अलावा कोई दूसरा भी पार्टी में होगा। जनरल साहब 3-4 लोग तो आ ही जाएंगे, हम रहने दें। मीम प्लस छोटी है नून गुन्ना मैं। अच्छा, जनरल साहब के हिसाब किताब। मैं इज इक्वल टू हम। अगली तस्वीर पेशे खिदमत है। गरीब आवाम बजट तकरीर सुनने से पहले खुद ही दम कर करके पीते जा रहे हैं। लो जी, अगली तस्वीर है गरीब आवाम बजट सुनने के बाद। बजट आते ही आवाम बेहोश बेचारी। चलें जी साहब, अगली तस्वीर पेश कीजिए जल्दी से। अगली तस्वीर पेशे खिदमत है जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ते हुए। ओए ओए ओए, ये लुटिया पता क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि पंजाब में करप्शन का लेवल कम हुआ है। ओह गॉड। आज उंगली भी ऐसे ऐसे नहीं हिल रही। यूं ही हुआ है ना। लो जी, अब तस्वीर पेशे खिदमत है जरदारी साहब की 55वीं सालगिरह पर एक जियाले का अपने लीडर के साथ इजहार मोहब्बत। किसी और से भी पूछ ले। यार सालगिरह तकरीब का यही हाल होता है। लो जी, अब तस्वीर पेशे खिदमत है पार्टी में शमूलियत के लिए परवेज मुशर्रफ की तरफ से अपने दरीना दोस्तों के साथ टेलीफोनिक राब्ते और दोस्तों का पुरजोश रिस्पांस। आहा। The number you've dialed is not answering. Please try later. The dial number is busy at the moment. Please try later. The number you've dialed is not answering. Please try later. नाज़रीन, यहाँ में लेना है कमर्शियल्स के लिए एक वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज लम्हा फिक्रिया क्या है? हमारा आज का लम्हा फिक्रिया उन तारकीन वतन से मुताल्लिक है जो खुद बेचारे वहाँ पे ज़र मुबादला कमाने की फ़िक्र में बिल्कुल अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जो ख़ानदान है, जो पाकिस्तान में मुकीम उनकी फैमिलीज़ हैं, वो बहुत बुरी तरह से समाजी माशरती हवालों से, माशी हवालों से, हर हवाले से वो पिस के रह जाती हैं, बुरी तरह तबाह हो जाती हैं। आज हम उन्हीं के मुतालिक बात करना चाहते हैं। यार जाते तो ये मजबूरी के तहत है ना, अपनी रिज़्क रोटी कमाने के लिए, मगर उधर जाके 100 मजबूरियां, अजीब स्यापे
उधर जाके फिर भूल ही जाते हैं बच्चों को। नहीं, भूल नहीं जाते, वो तो बेचारे जाते ही इन बच्चों का पेट पालने के लिए, ना जाने किस मजबूरी के आलम में जाते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि ये बहुत बड़ा समाजी मसला है और इसको मुकम्मल तौर पर एरेडिकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसके मुज़मरात हैं उन्हें कम जरूर किया जा सकता है और उन पर गौर किया जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा मसला है जो समाजी हवाले से पेश आता है वो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान ये कश्मकश शुरू हो जाती है कि शौहर ये समझता है कि उसको पैसा कमाने वाली मशीन बना लिया गया है और औरत को ये गिला होता है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जो सारे काम है घर के मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी भी है और जो घर से बाहर के जो मर्द के करने वाले काम है मैं उनकी भी दोहरी जिम्मेदारी से नबरदाजमा हो रही हूँ। ये एक दोनों के दरमियान एक बहस शुरू हो जाती है। औरत बेचारी खिंच भी जाती है ना, बाप जब घर नहीं होता तो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, मां की लाडले हुए होते हैं, बिगड़े होते हैं, वो बेचारी इस बात पे भी खिंच रही होती है कि प्यो तुम्हारा काम मर गया, दफा हो गया, नाम मरा दो तुम्हें मेरे पास डाल के, वो और खिंच खिंच के बेचारी उसका नाश हो रहा होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो जो बच्चे हैं जिन्हें वो पाल रही है माँ बेचारी यहाँ पे बैठ के, वो बहरहाल एक पैसे के और एक लग्जरीज के आदी हो चुके होते हैं। बाप पैसा भेज रहा होता है और वो खर्च कर रहे होते हैं और शौहर को यही शिकवा होता है कि उसकी जो कमाई है वो सही अंदाज में खर्च नहीं हो रही और बहुत हद तक ये दुरुस्त भी होता है ये उसका ये गिला और शिकवा, क्योंकि यहाँ पर उस अंदाज में उसकी बजाय ये कि कमाई को किसी बेहतर उसका कोई मसरफ निकाला जाए, कोई इस तरह के इस अंदाज में खर्च की जाए कि कोई उसका एसेट बन जाए, कोई घर बना लिया जाए। जब वो 2 या 3 4 साल के बाद आता है तो वो वहीं पे खड़ा होता है जहां से सिफर से उसने सफर शुरू किया होता है अपना। जिस ख्वाब को लेके वो बाहर जाता है कि मैं 2-4 साल के अंदर अंदर कोई घर बना लूंगा, कोई प्लॉट खरीद लूंगा, लेकिन उसके बच्चे इतनी लग्जरीज के आदी हो चुके होते हैं कि जब वो वापस आता है 2-4-5 साल के बाद तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। यार मगर ये घर बना लूंगा या प्लाट खरीद लूंगा, इस हद तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो औरत बेचारी नहीं कर सकती, वो तो मर्द की काम है ना। और मर्द बेचारा इसलिए इधर चक्कर नहीं लगाता कि उधर से उसे छुट्टी नहीं मिलती। किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि मुझे अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला, किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं छुट्टी लेके अगर चला गया तो पीछे से मेरी वैकेंसी फिल हो जाएगी, मैं उधर का उधर ही रह जाऊंगा, वापस आके फिर मैं कहां तक खाऊंगा। बड़े स्यापे हैं वहां पे, कोई मामूली चीज तो नहीं है वहां की इनकम। अच्छा, इस ज़मन में हमारे मजमूई तौर पर जहां पे समाज की जिम्मेदारी है वहां पे हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि जो तारकीन वतन को सिर्फ एक ज़र्रे मुबादला कमाने की मशीन समझ लिया जाता है और बहुत फख्र के साथ ऐलान किया जाता है कि जी इतने रेमिटेंसेस भेजे जा रहे हैं, इस साल इजाफा हो गया, इतना हमने, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। वो बेचारे अपना खून पसीना एक करके जो पैसे भेजते हैं, हुकूमत बहुत से हवालों से उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है। उनके जो माली मसाइल हैं, उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में जो सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से बहुत से समाजी हवालों से उनकी मदद कर सकती है। और अंदाज़ा लगाओ कि इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, जिस पर हमें बहुत फख्र है और जाहिर है हमारी हुकूमत भी इस पर बहुत फख्र का इजहार करती है। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि वो किस कॉस्ट पे ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को कितना सफर करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो ये जो समाजी मामलात हैं ये इस कदर खौफनाक सूरत इख्तियार कर जाते हैं कि जब कई सालों के बाद वो बेचारा जो अपनी पूरी ज़िंदगी जो ख़राब कर लेता है बैरून मुल्क रह के, जब वो वापस आता है तो वो अपनी ही फैमिली में इस कदर मिसफिट फील होता है कि चंद दिनों बाद वो अपने ही घर में अपने ही बीवी बच्चों को, जिनको उन्होंने उम्र भर जो है उस शख्स ने पैसों के अंबार भेजे होते हैं, वो चंद दिनों बाद खुद को बोझ महसूस करने लग जाता है। उसके बीवी बच्चे भी बिगड़ गई होती है, बीवी को आसाइशों की आदत पड़ चुकी होती है, वो कहती है कि भाई तू किधर, भाई किधर, चलो दौड़ो। हाँ, बाज मामला इतने गंभीर सूरत इख्तियार कर जाते हैं कि बुढ़ापे में उस शख्स को वापस दोबारा एक मरतबा फिर बैरून मुल्क का सफर करना पड़ता है। और उस उम्र में उधर जाके बेचारा वो किसी कंपनी में खांसने पे लग जाता है। यार उम्र ही ऐसी होती है, तुम हंस रहे हो, ये हंसने वाली नहीं, मुंह पे हाथ रखने वाली बात है। अच्छा, इस हवाले से जामिया कराची में 3 साल पहले एक स्टडी हुई है जिससे ये पता चलता है कि ऐसे खानदान जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनके जो वालिद है वो बाहर पैसा कमाने की गर्ज से गए हुए हैं, उन बच्चों में जो नफ्सियाती अमराज हैं वो आम बच्चों की निस्बत 43% ज्यादा हैं। ये बहुत अलार्मिंग रेशो है क्योंकि उनके सर पे बाप का साया नहीं होता और तरह तरह के वो नफ्सियाती और समाजी मसाइल से दोचार हो जाते हैं। हाँ, छोटा बच्चा बेचारा कितनी को देर फोटो की पपियां करता जाए। हाँ, बिल्कुल, ये तुम्हारा अब्बू है बेटे, अच्छा चलो।
इसका हल यही है जो नजर आता है कि एक तो बहरहाल कोशिश करके जहां पर और बहुत सी वो ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, तो कुछ ज़रूरियात को कुर्बान करके वो जो फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं वो बढ़ाए जाएं पाकिस्तान में। और अब तो बहुत सी मतलब पाकिस्तान में सहूलतें पूरी दुनिया में, ये जो रेवोल्यूशन आया है कंप्यूटर का, इसकी वजह से जो राब्ता है वो बहुत आसान हो गया है। पहले तो यानी आपको कॉल ही अगर पाकिस्तान में करनी पड़ती तो आधी तनख्वाह आपकी कॉल पे लग जाती थी, लेकिन अब बहरहाल इंटरनेट की वजह से और फोन कॉल, मोबाइल के जो एक इनकलाब आया है, इसकी वजह से बहुत सस्ता है राब्ता। मेरा ख्याल राब्ता भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए और फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो घर की खवातीन है ना, जो फैमिली है, जो सियाने लोग इधर रह जाते हैं, उनको चाहिए कि वो 3-4 साल 5 साल जो वो दूर है ना घर से, सरबराह घर का, उसको बड़े अच्छे तरीके से ना जी उसको कैश करवा लेना चाहिए, पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए। कुछ बच्चों को इस तरह हैंडल कर लेना चाहिए कि वो बस 3-4 साल लगा के तो वापस आ जाए, सारी जिंदगी की खजल खराबी नहीं बर्दाश्त। बिल्कुल यही आइडियल है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खबर है कि नए बरतानवी वजीर आजम की जाती साइकिल भी उनके सामान के साथ वजीर आजम हाउस पहुंचा दी गई है। अब सुनाओ, वजीर आजम है बरतानिया का और साइकिल अपनी लेके वजीर आजम हाउस गया है। यार क्या लोग हैं ये ईमान से, मैं तो इनकी बातें सुन सुन के पागल हो जाता हूँ। किस मिट्टी के बने हुए हैं यार, उधर वजीर आजम साइकिल अपनी साथ लेके फिर रहा है, इधर सादा वजीर हो उसका माली साइकिल पे नहीं फिरता, वो भी कहता मुझे हरी प्लेट वाली गड्डी लेके दो। वो देखो बरतानिया का वजीर आजम है और वो जरा शर्मिंदा नहीं होते, फखर करते हैं, फखर से ऐसी खबरें सुनाते हैं। आज वजीर आजम बरतानिया इजलास में आधा घंटा लेट पहुंचे, उनकी साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। वजीर आजम जल्दी से साइकिलों वाली दुकान पे गए, मगर कारीगर ने गलती से कुत्तों की जगह कतूरे डाल दिए। उनकी साइकिल आहिस्ता चलती रही, इसलिए वो आधा घंटा लेट हो गए। शाम को वजीर आजम ने तूफान का जायजा लेने के लिए साइकिल पर पहाड़ी इलाकों का दौरा किया और चैन में तोती फंसने से उनकी कलाबाजी लग गई। यार वो अगर साइकिल चला सकता तो तोती नहीं बन सकता। कलाबाजी लगने से वो 15 मिनट अंग्रेजी में चीखे मारते रहे, हेल्प मी, हेल्प मी। चीखे ने पंजाबी में मारो ना। छड़ दे कैमरा, फिल्म बनाउण दी पई आ, मैनू फाड़ रोवे फिल्म लू। वजीर आजम बेचारा पुठा जा पिया, तेन फिल्म दी पई है। आधे घंटे बाद वजीर दाखिला टिम जिमिनसन अपना चिंकी रक्षा लेकर वजीर आजम को लेने आए। कौन? टिम जिमिनसन, ये अंग्रेजी नाम होते हैं। टिम जिमिनसन, शाका टिपकड़ू, पुटको किट, ये वजीरों के नाम होते हैं। जापानी है ना। किटको किट। हाँ जी। अगली खबर पढ़ो। अब मुझे ना नहीं और आते, पढ़ दो। ब्राजील की एलिसनी सिल्वा लंबी तरीन लड़की करार पाई, मॉडल बनना चाहती हैं। 14 साल एलिसनी का कद 6 फुट 9 इंच है, जो मजीद बढ़ रहा है। क्या वैसे और 2-3 साल बाद इसकी अम्बी सीढ़ी लगा के इसकी जुएं निकाला करेगी। मॉडल ऊपर से बनना चाहती है, बाकी लड़कियां तो कैट वॉक करती हैं, इसने जिराफा वॉक करनी है। अजीजी साहब, जितनी ये लंबी है इसने तो परनाले के इश्तेहारों में आना करना। अरे इसकी शादी हो गई तो इसका खामन डांग से इसका घूंघट उठाएगा। क्या मैं हूं आपका खादम सीधा टोके वाला। लोग तो ऐसे जाले उतारते हैं ना, इस बच्ची ने देखना छत से झुक के जाले उतार। खबर है कि भारतीय पायलट के टॉयलेट जाने पर हवाई जहाज कई हजार फीट नीचे आ गया, को पायलट जहाज संभाल ना सके। होए होए होए, उस बेचारे की टॉयलेट में क्या हालत हुई होगी। नीला बटन दबाओ, ये साथ जो लीवर वाला वो ऊंचा करते फटाफट ऊंचा कर ना, इसको खोल देना, ऐसे खोल दे बेटे, मुंह टूटी खोल गई है इसका। ये जो प्रछती के नीचे है यार, मैं मर गया, तुमने मेरी पतलून खराब कर दी है। ये जो नीला बटन है इसको छेड़ो ऊपर। 1 मिनट खिलाओ जा, मैं मेरी अम्मा ले फाड़े। रक्षा चलाते रहे हो, नहीं था जहाज चलाना आता तो मुझे क्यों कहा चले जाओ अंदर।
मेरी अंदर जान भी निकल गई है। यार ये बड़े नालायक पायलट है ये इंडिया के। देखो को पायलट साथ बना हुआ और जहाज उड़ाना ही नहीं आता। वैसे अजीब वाक्य है। वैसे अल्लाह जानता, चाहिए तो ये था कि वो पायलट इसको जहाज से बाहर फेंक देता, बाहर हवा में टेलीफोन करता फिरता, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। खबर है कि अटलांटा के चिड़ियाघर में सांप की गुमशुदगी के बाद सारे पिंजरों की तलाशी ली गई। शाबाश। और सांप तो जब हमारे चिड़ियाघर में आए थे तो सारे जानवरों में बड़ी टेंशन फैल गई थी। ये देखो उनका सांप गवाच ही गया है। उफ। उधर तो बेचारों को नींद नहीं आती होगी जानवरों को, वो तो सारे घबराए होंगे बड़ा सख्त। और जाहिर है उन्होंने अपनी टेंशन सिर्फ इसी को तो बतानी थी। हाँ यार मजाक ना किया करो। मजाक नहीं, तुम्हें बताते हैं ना, सारे राजो न्याज तुम्हारे साथ तो करते हैं। और यार सोचो तो सही, सांप गुम हो गया चिड़ियाघर में। हाथी ने तो चिड़ियाघर के अफसरों को दरखास्त दे दी होगी। भाई गाल सुना मेरी, मैंने नहीं ऐसे सोना, खुदा का वास्ता है। अब मुझे मेरी सूंड का ढक्कन दिया जाए ताकि मैं सूंड अपनी बंद करके सोया करूं। इधर आके सांप घुस जाए, मुझे क्या पता चलना है सोए हुए का। और जिस दिन का सांप गुम हुआ है, बनमानस बेचारा सुलाखों के साथ चमड़ा हुआ है, उधर ही लड़का लड़का नीचे देख रहा है। अब तो मेरे बाल भी थक गए हैं, और कितनी को देर लटकूंगा, खलियां बढ़ गई है मुझे। और 1122 का फोन करो मुझे उतारे। बंदर बड़े सख्त परेशान है। बांदरों के साथ तो वो ही अल्लाह, एक बांदर तो बेहोश ही हो गया। वो एक रस्से के साथ लटक के चूंटे ले रहा था। वो बाद में पता चला सांप को पकड़ के चूंटे ले रहा है। वो बेचारे ने छलांग लगाई, दुड़की लगा दी बांदर ने। हाँ वो तो शुक्र है सांप को जरा चक्कर चढ़े हुए थे ऐसे ऐसे करने से, उसको पता नहीं चला, नहीं तो बंदर बेचारे ने मार जाना था। शेर और शेरनी में बड़ी लड़ाई हुई है सांप की वजह से। शेर ने उसे कहा गया मोरा बहुत बड़ा है, इधर से आए ना सामने, पर ये लोग मोरे में पंजा रख के बैठ जाए इधर। वो शेरनी लड़ पड़ी, आ उधर हाथ मार, मैं मर जाऊंगा, पंजे में डंग कट मारे। मुझे पहले ही शक है तुम पे, तुम साथ वाले पिंजरे की शेरनी को देखते हो, जूतियां ना खा लेना। जब से ये सांप गुम हुआ, रेछ और रिछनी चार पाई लेके छत पे चले गए हुए। रेछ बेचारा ऊपर टेंशन में सिगरेट पीता जा रहा। बहुत ही नामुराद है यार ये जानवर भी। बताओ ना, इसकी टांगे है ना कुछ, फिर भी दौड़ा फिरता है। फिटे मुंह इसका, बंदे ने इतनी तेज दौड़ना है तो टांगे तो शो कराए अपने। रिछनी बेचारी वक्त गुजारने के लिए ऊपर साथ लूडो ले गई हुई थी। अच्छा। उसने रिछ के सामने लूडो खोल लिया तो रिछ खौफ से पीछे हटा और ठाड़ो लूडो, कहीं ये लूडो का सांप न खड़ा हो। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शेखुपुरा में खातून ने बिला इजाजत दूसरी शादी करने पर शौहर की टांगें तोड़ डाली, बाद हजार डाकू करार दे दिया। हाय मेरे मालका, टांगे ही तोड़ दी मेरी। मैं वो नवी वाली को कह के आया था, बस मैंने आना जाना ही करना है। आना ना तो हो गया, अब जाना कैसे करूं, टांगे ही तोड़ दी है। हाय बायु तोड़ देती, बंदा को बहाना ही लगा देता, बेलने में आ गई है या स्कूटर से गिर गया हूं। टांगे तोड़ दी मेरी। तो आपने शादी बताए बगैर क्यों की? अब बताया था भैन मेरी, ये इशारे कनाए में बताया था। मैंने कहा एक दिन क्या मैं नवी मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, बड़ी खुश होकर कहती है ले लो। अच्छा। अब शरीफ आदमी तो ऐसे इशारे में ही बता सकता है ना, ऊपर से दूसरी शादी तो डायरेक्ट नहीं ना बताई जाती। मैं तो इतना शर्मीला हूँ, मैंने पहली भी इशारे में ही बताई थी। मैंने तो दोस्तों को पहली शादी का भी ऐसे ही कहा था कि यार हमारे घर काट है तो आ जाना। हाय कई बेचारे तो साथ गिटके लेके आ गए। वो तो उधर आके उनको पता चला कि रज़ाए इलाही से मलक साहब की शादी है। लाहौर में पुलिस मुफ्त फल न देने पर रेडी बानों का सामान उठाकर ले गई और तशद्दुद भी किया। यार एक तो वैसे हद हो गई है, ये साफी हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो तुम लोग? और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुफ्त का मसला नहीं है भाई।
और मुफ्त के फल खाते हो। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसे आ गया? अभी तुम्हें बता दूं कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वो लड़ते वो सारा फ्रूट उठा गाड़ी में डाल, सबसे पहले ये एक आड़ू उठा, आड़ू दूर से पता नहीं चलता ग्रेनेड है कि आड़ू है। लेके चलो, इनका पहले डीएनए होगा, वो बताएंगे, रिपोर्ट देंगे ये आड़ू है ये ग्रेनेड है। लेके चलो सारे आड़ू डालो गाड़ी में डालो। ये अंगूर भी उठाओ, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वो कैसे? वो ये तो बच्चे को बताया अंगूर से शराब बनती है, शराब पी के लोगों को गुलक पाड़ा करते हैं। डालो सारे अंगूर डालो, सारे डालो। ये दुआने भी उठाओ, तरबूज ना मुराद बेच रहे हैं। देखो अफ्तारी के वक्त तरबूज बेच रहे हैं। रोजेदार अफ्तारी में तरबूज खा के तरावियों पढ़ने आ जाते हैं। तरबूज खाया होता है, इतनी ऊंची डकार मारते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं अंदर ब्लास्ट हो गया है। डालो ये तरबूज भी डालो गाड़ी में। ये घर में भी उठाओ, घर में भी इतनी ऊंची रेडी है, गर्मा को गिर जाए, को बच्चा नीचे आके फौत हो जाए। उठाओ सारे घर में उठाओ, डालो गाड़ी में डालो। ये केले भी उठाओ, केले भी ना मुराद देखो केले बेच रहे सरेआम। वो लोग खा के छिलके नीचे फेंक देते हैं, ऊपर से तिलक के मोटरसाइकिल वाला बेचारा मर जाता है। यार डाल सारे केले डाल सारे गाड़ी में डाल सारे। खजूरें भी उठा, ऊपर शहद की मक्खियां फिर रही हैं खजूरों पे। अल्लाह माफ करे किसी वालदार को लड़ गई, सारा कानून सूझ गया, कौन जिम्मेदार है? सारी खजूरें डाल गाड़ी में गाड़ी में। तो ये आम कौन से हैं? अनवर टोर ओलाई थे। वो जो मफरूर है इश्तिहारी, उसका क्या नाम है जिसके ऊपर 10 लाख रुपए इनाम है? अनवर। और डाल सारे अनवर टोर पकड़ो, जल्दी करो, केरा डाल दो, अनवर टोर को केरा डालो इसे गाड़ी में डालो। वो प्रलाम कौन सा है? लंगड़ा। वो नाम मुराद तुम्हें शर्म नहीं आती? अपाहज फ्रूट बेचते हो। ओए ललतिया, इसको गिरफ्तार कर लो। साथ मजलूम भी पकड़ो और जालिम भी पकड़ो, दोनों डालो गाड़ी में। स्टार्ट करो, गाड़ी लेके चलो। बनेगा नहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला। मियां शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि आटा, चीनी, घी रियायती निर्खों पर फराहम किया जाए। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। आपको अंदाजा ही नहीं, गरीब आदमी जब शॉपिंग करने जाता है घर की छोटी छोटी चीजों की, तो उसकी क्या हालत हो जाती है जनाब। जिस दिन बेचारा खरीदता है मिर्चें, उसके दिल की बिखर जाती है किरचें। और अगर खरीद ले बेचारा लून, उसकी नासों से निकल आता है खून। लेने जाता है जिस दिन हल्दी बेहोश हो जाता है वो जल्दी। शायरी शुरू कर दी है। जिस दिन खरीदता है वो चीनी जलने लग जाती है उसकी सीनी। और काफिया तो ठीक करो। और बेचारा ले अगर आटा, ये तो जिंदगी का है काटा। जिस दिन खरीदता है वो क्यों याद आ जाता है उसे प्यो। और अगर खरीदे किलो प्याज तो दुकानदार करता नहीं जरा भी ले आए। पाइया खरीदना पड़ जाए लसन, पास खड़े होके लोग की हसन। जिस दिन खरीदता है आधा किलो दाल, जेब से खत्म हो जाता है माल। 3 किलो कट्ठा खरीद के बीफ, फौत हो गया था मेरा ताया लतीफ। सरकार आपको याद होगा जब हमने उसके कुल कराए थे तो आप बिल्कुल आए थे, और आपने उनका चेहरा देख के कहा था ओहो बट साहब को निहारी का शौक ले बैठे। पाकिस्तान में करप्शन 195 अरब से बढ़कर 223 अरब रुपए हो गई। हाय मेरे अमाल का, उधर वजीर आजम साइकिलें चला रहे हैं, इधर करप्शन पे करप्शन हो रही है, हड़ा लड़ा हो रही है। हद हो गई है। वैसे अल्लाह जानता है करप्शन तो इतनी हो गई है कि मच्छर डंग मार के 100 रुपया मांग लेता है। मच्छर किस बात का 100 रुपया मांगता है? वो कहता है 100 दोगे तो फिर खून वापस करूंगा, नहीं तो 150 का आगे भेज दूंगा। कहां 15 मिनट बनेरे पे बैठे तो वो बिल बना के नीचे फेंक देता है। 350 बन गया, लाओ इधर। इतनी देर में पार्लियामेंट के बनेरे पे बोलता तो मैं वजीर हुआ होता। हाँ, अब तो गटर खोलने वाला आके 500 रुपया रिश्वत मांग लेता है। बंदा पूछे तूने डका खोलना है कि गटर की हथकड़ी खोलनी है? टॉम नामी बरतानवी शहरी ने चलती हुई गाड़ी के इंजन पर खाना पकाने का अनोखा तजुर्बा किया। इनकी जान छोड़ दो, ये बहुत पुट्ठे तजर्बे करते हैं खुदा के वास्ते। ये तो खबर है, मैं ये तो तजर्बे करते रहेंगे, मैं पागल हो जाऊंगा, फिर डॉक्टर मुझ पे तजर्बे करेंगे। यार देखो, चलती हुई गाड़ी के इंजन के ऊपर हांडी रोटी कर रहा है वो। कैसा पागल आदमी है यार ये बंदा। उधर से बोनट उतरवा दिया होगा और बैठ गया होगा, खुद बीवी को कहा होगा चलो गड्डी चलाओ। रेह दो जरा बड़े पावे एडी जल्दी निकलते, और रेह दो खैर जाओ, 1 मिनट थल्ले ना लग जाए, जरा हारन बजाओ थोड़ा सा। तीजा गेयर लगा, हांडी में से धुआं निकलना शुरू हो गया।
यार जब चौथा ना लगाना कच्ची ना रह जाए। क्लच दबा जरा, मैं ढक्कन ऊपर रख दूं। दबाया करमालिए, जितनी देर हांडी पकती है जरा अंडे पकड़ा दो, मैं रेडिएटर में फेंक दूं, उबल जाएंगे। आराम से मोड़ मोड़, हांडी उल्ट गई तो खाना क्या है? ये सीट के नीचे से मोबड़ा वाला डब्बा पकड़ाओ, मैं तड़का लगा लूं। ला इधर, क्या बस वाइपर बंद कर, मैंने कहा पता नहीं कौन फिर रहा है इधर। शुमाली इलाका जाद में पैदा होने वाले एक बच्चे का नाम शहबाज शरीफ रख दिया गया। जी जनाब, और जब उस बच्चे का नाम रखा है ना शहबाज शरीफ, नाम रखते ही वो नर्सों के हाथों से उतरा और अस्पताल के राउंड पे निकल गया। 4 डॉक्टर उसने मुअत्तल कर दिए, 6 नर्सों को वार्निंग दे दी है और 3 एम्बुलेंस के ड्राइवरों को सूटा लगाते हुए नौकरी से निकाल दिया। वो तो एमएस पीछे भाग के गया, उसने जाके कहा सर खुदा के वास्ते बाकी राउंड बाद में कर लेना, पहले गुड़ती तो ले ले। फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं चांद उतरवाने जा रहा हूं, मेरी वापसी तक सारा अस्पताल साफ होना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। तो सेक्रेटरी पीछे पीछे दौड़ा है, सर खुदा के लिए नैपी तो बदल लें, क्या कर रहे हैं?